तोते और इंसान के बीच प्रगाढ़ दोस्ती और इमोशन का माहौल हम सभी सुनते आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि एक तोता ही ऐसा प्राणी है जो मानव की तरह आवाज में बात करता है और उससे भी बड़ी बात, वो मानव के इमोशन को समझता भी है। इसीलिए इतिहास में भी तोते को बहुत महत्व दिया गया है। प्राचीन काल में राजा महाराजा इन तोतों को अपनी गुप्तचरी और लोगों तक संदेश भेजने और उनका भेद पाने के लिए इस्तेमाल करते थे। गोकुलपुर गांव के बाहरी छोर पर उस रात मानो आसमान फट पड़ा था। मूसलाधार बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट से पूरी रात डरावनी लग रही थी। 60 वर्षीय किसान रमेश अपनी मिट्टी की झोपड़ी में अकेला बैठा था। उसकी आंखें दरवाजे पर नहीं बल्कि छत के टपकते पानी और बाहर खेत में लगी अपनी अधपकी धान की फसल पर टिकी थी। रमेश की दुनिया बहुत छोटी थी। उसका खेत और उसकी एकाकी जिंदगी। उसकी पत्नी को गुजरे हुए बरसों बीत चुके थे और उसका अकेलापन इस तूफान की गड़गड़ाहट से भी ज्यादा गहरा था। अचानक तूफान के एक भयानक झोंके के साथ झोपड़ी के कच्चे दरवाजे से कुछ टकराने की जोरदार आवाज आई। रमेश का दिल धक से रह गया। इतनी रात में इस तूफान में कौन हो सकता है? रमेश ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और दरवाजा खोला। तेज हवा ने लालटेन लगभग बुझा दी। जमीन पर कीचड़ और पानी में लथपथ एक बड़ा सा हरा पक्षी पड़ा था। वो कोई साधारण तोता नहीं था। उसके पंख गहरे हरे थे, लेकिन गले के पास एक असामान्य गहरे नीले रंग का घेरा था जो बिजली की चमक में पल भर को चमक उठा। तोता बुरी तरह घायल था। उसके एक पंख से खून रिस रहा था। रमेश, जो गरीबी और अकेलेपन में कठोर हो चुका था, उस बेजान पक्षी को देखकर अचानक पिघल गया। ये जीवन की रक्षा का एक सहज मानवीय भाव था। उसने फौरन तोते को उठा लिया और अंदर ले आया। पक्षी का शरीर बर्फ सा ठंडा और लगभग निर्जीव लग रहा था। रमेश ने अपनी एकमात्र सूती धोती का एक टुकड़ा फाड़कर उसका घाव साफ किया। जब उसने गर्म हाथों से तोते के सिर को सहलाया तो तोते ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें किसी सामान्य पक्षी की तरह गोल और डरी हुई नहीं थीं। वे गहरे भूरे रंग की थीं, जिनमें दर्द था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक समझ और कृतज्ञता का भाव स्पष्ट झलक रहा था। तोता चुपचाप रमेश को देखता रहा। लगभग 5 मिनट तक दोनों के बीच केवल तूफान की आवाज और लालटेन की मंद रोशनी थी। फिर तोते ने धीरे से अपना सिर घुमाया और रमेश की ओर देखा। रमेश ने पहली बार ध्यान दिया कि तोते के दाहिने पंख पर बाकी सभी हरे पंखों के बीच एक छोटा लेकिन बिल्कुल सुनहरा निशान बना हुआ था। ये निशान किसी प्रकृति की कलाकारी से ज्यादा किसी रहस्यमय मोहर जैसा लग रहा था। रमेश ने उस निशान को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी तोते ने अपनी चोंच हल्की सी खोली और एक धीमी घुरघुराती आवाज निकाली जो किसी पक्षी की नहीं बल्कि किसी बुजुर्ग इंसान की दबी हुई आह जैसी थी। तुम कहाँ से आए हो? रमेश ने धीरे से पूछा। तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपनी आंखें फिर से बंद कर ली, लेकिन रमेश को महसूस हुआ कि उस क्षण में वो घायल पक्षी उसकी सारी बातें सुन और समझ रहा था। वो तोता जिसके पंख पर एक सुनहरा निशान था, रमेश की एकाकी जिंदगी में एक अजनबी मेहमान बनकर आया था। ये मेहमान कौन था और ये अपने साथ किस खतरे का तूफान लेकर आया था? ये सवाल अभी हवा में झूल रहा था। तूफान थम चुका था, लेकिन गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। रमेश की झोंपड़ी में घायल तोता धीरे धीरे ठीक हो रहा था। रमेश ने उसे एक टोकरी में नरम घास और पत्तियों पर रखा था। वो घंटों उसके पास बैठकर उस गहरे हरे पक्षी को निहारता रहता था, जिसके पंख पर वो सुनहरा निशान दिन की रोशनी में और भी रहस्यमय लगता था। रमेश ने उस पक्षी को मिट्ठू नाम दे दिया। वो उसे अपने हाथों से पानी और बाजरे के दाने खिलाता। मिट्ठू अपनी गहरी भूरी आंखों से हर पल रमेश की ओर देखता रहता था। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन उसके साथ ही एक गहरी चिंता और डर भी छुपा था। वो उड़ने की कोशिश नहीं करता था, जैसे जानता हो कि बाहर अभी भी खतरा है। एक दिन दोपहर की बात है। रमेश अपनी पत्नी की पुरानी फीकी पड़ चुकी तस्वीर देख रहा था। उसके चेहरे पर बरसों पुराना अकेलापन और उदासी छा गई। वो तस्वीर को सीने से लगाकर धीमी आवाज में बुदबुदाया, मालती, अब कौन है मेरा? इतनी मेहनत करता हूँ, पर किसके लिए? तभी कमरे में एक आवाज गूंजी। आवाज बिल्कुल साफ लेकिन थोड़ी दबी हुई थी, जैसे कोई इंसान धीरे से फुसफुसा रहा हो। मालिक, उदास क्यों हो? रमेश जोर से उछल पड़ा। उसने चारों ओर देखा। कोई नहीं था सिवाय मिट्ठू के। रमेश की आंखें फटी रह गईं। उसने थरथराते हुए पूछा, कौन बोला? मिट्ठू ने गर्दन झुकाई, अपनी चोट को सहलाया और फिर से कहा, मैं बोला मालिक, मिट्ठू। रमेश को लगा कि या तो वो पागल हो गया है या उसने आज कुछ ज्यादा शराब पी ली है। उसने मिट्ठू को घूर कर देखा। मिट्ठू उसकी हैरानी को समझ गया। उसने धीरे से कहा, डरिए मत मालिक, मैं कोई जादू नहीं हूँ। मैं आपकी तरह बोल सकता हूँ और आपकी बातें समझ भी सकता हूँ। रमेश को अपनी पत्नी की याद आई। सालों बाद किसी ने उसके दिल का हाल पूछा था। ये तोता सिर्फ बोलता नहीं था, बल्कि उसके इमोशन को पहचानता भी था।
अगले कुछ दिनों में रमेश और मिट्ठू का रिश्ता गहरा हो गया। रमेश उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता, खेत की मुश्किल, साहूकार का कर्ज और अपनी पत्नी को खोने का दर्द। मिट्ठू चुपचाप सुनता और फिर कहता, मालिक, आपने मेरी जान बचाई है। ये नमक का कर्ज है। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगा, हमेशा। रमेश पहली बार खुलकर हंसा। उसे लगा कि उसे दुनिया में एक सच्चा दोस्त मिल गया है। लेकिन इसी बीच गांव से 10 कोस दूर एक बड़ी हवेली के मालिक दरोगा सिंह के कानों में उस बोलने वाले तोते की खबर पहुंच चुकी थी। दरोगा सिंह गांव का सबसे लालची और क्रूर आदमी था, जो ऊपरी तौर पर तो जमींदार था, लेकिन अंदर खाने उसका धंधा बहुत गंदा था, दुर्लभ वन्य जीवों की तस्करी। दरोगा सिंह के पास एक पुराना नक्शा था। उसने अपने कमरे की गुप्त अलमारी खोली, नक्शा निकाला और गौर से देखा। नक्शे पर एक पक्षी का चित्र बना था और उस पक्षी के पंख पर ठीक वैसा ही सुनहरा निशान बना था, जैसा रमेश के मिट्ठू के पंख पर था। दरोगा सिंह की आंखें चमक उठी। ये सिर्फ बोलने वाला तोता नहीं था, ये तो अनमोल था। वो जोर से हंसा। उसकी हंसी में सिर्फ लालच नहीं था, एक खतरनाक शिकारी का विश्वास था। उसने अपने गुर्गे को बुलाया और धीमी सर्द आवाज में कहा, जाओ पता करो, वो किसान उस तोते को कितनी आसानी से बेचेगा, और अगर नहीं बेचे तो हम जानते हैं कि क्या करना है। रमेश की झोपड़ी में वफादारी और दोस्ती का सूरज उग रहा था, लेकिन दरोगा सिंह के महल से उस पर खतरे का काला साया मंडराना शुरू हो चुका था। मिट्ठू की संवेदनशीलता और उसका रहस्य अब एक बड़े जाल में फंसने वाला था। रमेश और मिट्ठू की दोस्ती गांव में एक कानाफूसी का विषय बन चुकी थी। हर कोई हैरान था कि रमेश, जिसने बरसों से किसी इंसान से ढंग से बात नहीं की, वो अब घंटों उस तोते से बातें करता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि तोते में कोई जादू है, इसीलिए रमेश की उदासी गायब हो गई है। मिट्ठू अब रमेश का सबसे बड़ा सहायक बन गया था। वो अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति और तेज नजर से आसपास की हर चीज पर ध्यान रखता था। एक दिन जब रमेश खेत पर जाने की तैयारी कर रहा था, मिट्ठू पिंजरे में बेचैनी से फड़फड़ाने लगा। मिट्ठू ने फुसफुसाते हुए कहा, मालिक, आज खेत पर मत जाइए, रात में वहाँ कोई आया था, बहुत बुरा इरादा था। रमेश को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मिट्ठू की आंखों में वही गहरा डर देखकर वो रुक गया। उसने कुछ देर बाद दूर से खेत का मुआयना किया। उसने देखा कि पड़ोसी किसान का बेटा, जो रमेश से जलता था, रात में उसके खेत की मेड़ काटने की कोशिश कर रहा था, ताकि सुबह पानी उसकी फसल की ओर न आकर रमेश के खेत की ओर मुड़ जाए। रमेश ने तुरंत जाकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। ये घटना गांव में तेजी से फैल गई। लोग कहने लगे कि रमेश का तोता सिर्फ बोलता नहीं है, बल्कि वो भविष्य की चेतावनी भी देता है। मिट्ठू अब रमेश के लिए सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि उसका शुभचिंतक और रक्षक बन गया था। लेकिन गांव में ये चर्चा दरोगा सिंह के कानों तक भी पहुंची। वो अब सिर्फ तोते की कीमत नहीं, बल्कि उसकी शक्ति से भी आकर्षित था। दरोगा सिंह समझ गया कि तोते को जबरदस्ती लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि किसान उसे अब किसी खजाने से कम नहीं समझता। अगले ही दिन दरोगा सिंह एक बड़ी चमकीली गाड़ी में हाथ में फलों का टोकरा लेकर रमेश की झोपड़ी पर पहुंचा। उसके चेहरे पर चिकनी मुस्कान थी। रमेश भाई, सुना है तुम्हारे पास बहुत ही शुभ पक्षी है, गांव का भला हो रहा है उससे। मैं तो बस तुम्हें बधाई देने आया हूँ। रमेश, सीधा साधा किसान, इतनी बड़ी हस्ती को अपनी झोपड़ी पर देखकर थोड़ा घबरा गया। दरोगा सिंह ने मिट्ठू की ओर देखा। उसकी आंखें तोते के पंख पर बने उस सुनहरे निशान को तुरंत पहचान गई। उसका लालच और भी बढ़ गया। उसने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और हमदर्दी जताते हुए कहा, भाई, तुम गरीब आदमी हो, इस पक्षी को रखना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। जंगली जानवर है, चोर लुटेरे हैं, इसे खतरा हो सकता है। मेरी हवेली में ये सोने के पिंजरे में रहेगा, तुम इसे मुझे दे दो। बदले में मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। रमेश को दरोगा सिंह की मीठी बातों में कुछ गड़बड़ लगी। मिट्ठू, जो कोने में बैठा था, अचानक बेचैन होकर फुसफुसाया, मालिक, मत सुनना इनकी बात, ये शिकारी है। रमेश ने तुरंत दरोगा सिंह का हाथ हटा दिया। उसके चेहरे पर वफादारी का दृढ़ भाव था। दरोगा जी, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी जान से भी प्यारा है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। रमेश के इनकार से दरोगा सिंह का चेहरा पल भर के लिए तमतमाया, लेकिन उसने तुरंत अपनी मुस्कान वापस ले ली। ठीक है रमेश भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता था। दरोगा सिंह चला गया, लेकिन जाते जाते उसने अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर रमेश के खेत की ओर देखा। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब क्रूरता और एक ठंडा इरादा था। उसने अपने गुर्गे को फोन मिलाया और धीमी जहरीली आवाज में कहा, वो भोला किसान प्यार की भाषा नहीं समझेगा, अब उसे डर की भाषा समझानी होगी। कल सुबह तक किसान के आधे खेत सूख जाने चाहिए और इल्जाम उसी शुभ पक्षी पर लगना चाहिए। दरोगा सिंह की पहली चाल चल दी गई थी।
रमेश को पता नहीं था कि उसके दोस्त की वफादारी और उसका रहस्य अब उसे एक गहरे खतरनाक जाल में फंसाने वाला है। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि गांव से एक चीख सुनाई दी। ये आवाज रमेश की थी। वो भागा भागा अपने खेत पर पहुंचा। खेत के ठीक बीच का आधा हिस्सा, जहां कल तक हरी भरी फसल लहरा रही थी, अब काला और झुलसा हुआ पड़ा था। मिट्टी मानो जहर पी गई थी। फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। रमेश की आंखों के सामने उसका भविष्य जलकर राख हो गया था। ये सदमे से ज्यादा विश्वासघात का दर्द था। रमेश दहाड़ मारकर रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा होने लगे। उन्होंने जब खेत का हाल देखा तो सबके चेहरे पर डर और गुस्सा साफ झलक रहा था। ये क्या हो गया रमेश? एक बूढ़े किसान ने पूछा। तभी भीड़ में से दरोगा सिंह का एक गुर्गा आगे आया, जिसे दरोगा सिंह ने रात में जहर डालने के लिए भेजा था। उसने बड़ी चालाकी से बात शुरू की। मैंने कल ही दरोगा जी को कहते सुना था, वो तोता शुभ नहीं है, वो बहुत ही अजीब नस्ल का पक्षी है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हाँ, दरोगा जी कल ही रमेश को मना करने आए थे। जब से ये तोता आया है तभी से अजीब घटनाएं हो रही हैं। अचानक एक औरत ने जोर से चिल्लाया, ये उस पक्षी का शाप है, ये अपशगुनी है। तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कल दरोगा जी ने रमेश को कितना समझाया था। बात जहर की तरह फैल गई। किसी को रमेश के आंसू नहीं दिखे, सबने सिर्फ उस तोते को दोष दिया। उनका सारा डर और गुस्सा उस एक हरे पक्षी पर केंद्रित हो गया। रमेश अभी भी सदमे में था। उसे याद आया कि कल रात मिट्ठू कितनी बेचैनी से फड़फड़ा रहा था, पर उसने सोचा कि ये सामान्य डर होगा। तभी घर से मिट्ठू की चीखने की आवाज आई। मालिक! दरोगा सिंह! वो झूठ बोल रहा है, वो शिकारी है। मिट्ठू अपनी पूरी ताकत से उस इंसानी आवाज में बार बार चिल्ला रहा था ताकि रमेश तक सच्चाई पहुंच जाए, लेकिन बाहर गांव वालों के गुस्से और हंगामे में उसकी आवाज दब गई। रमेश ने भी बस इतना सुना, झूठ बोल रहा है। गांव वालों को लगा कि तोता अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है। देखा, ये सिर्फ बदतमीज नहीं है, ये बुराई का साया है, एक आदमी चिल्लाया। सभी किसान रमेश की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर अब कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक सामूहिक मांग थी। रमेश, या तो तुम उस अपशगुनी तोते को गांव से दूर फेंक दो, या फिर तुम्हें भी ये गांव छोड़ना पड़ेगा। हम अपने बच्चों और बाकी फसलों को दांव पर नहीं लगा सकते। रमेश टूट चुका था। एक तरफ उस पक्षी का अटूट विश्वास था, जिसने उसकी जान बचाई थी और उसे वफादारी का वादा किया था। दूसरी तरफ उसकी सारी जिंदगी की कमाई, उसका गांव और उसका अस्तित्व था। उसके आंखों के सामने उसकी फसल का जलना उसे मिट्ठू के वजूद पर शक करने को मजबूर कर रहा था। दुविधा, दर्द और अविश्वास के जहर ने रमेश के दिमाग को घेर लिया। उसने एक गहरी सांस ली, अपना टूटा हुआ हल उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। वो जानता था कि अब उसे एक ऐसा फैसला लेना होगा जो या तो उसके जीवन को बचाएगा या हमेशा के लिए उसे अपने सच्चे दोस्त से अलग कर देगा। मिट्ठू अंदर से चिल्लाता रहा, मालिक, मुझ पर विश्वास करो, ये सब जाल है। लेकिन उसकी वफादारी की आवाज रमेश के अविश्वास के शोर में कहीं खो गई। अब मिट्ठू को अपनी वफादारी साबित करने के लिए खुद को ही दांव पर लगाना होगा। रमेश भारी कदमों से अपनी झोंपड़ी में लौटा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि बेबसी थी। उसने पिंजरे के पास खड़े होकर दुख भरी नजरों से मिट्ठू को देखा। मिट्ठू ने फुसफुसाते हुए कहा, मालिक, मेरी बात सुनो। दरोगा सिंह ने मेरी जान की कीमत लगाई थी, पर मैं आपकी दोस्ती नहीं बेच सका। उसने जहर डलवाया है। रमेश ने अपने दोनों कान बंद कर लिए। बस करो मिट्ठू, तुम बोल सकते हो, इसलिए शायद तुम सबसे बड़ा झूठ भी बोल सकते हो। मेरी फसल चली गई, अब गांव वाले मुझे और तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। मिट्ठू समझ गया कि अब बहस करने का समय नहीं है। रमेश का विश्वास टूट चुका है। अगर वो यहाँ रहा तो दरोगा सिंह या तो उसे पकड़ ले जाएगा या गांव वाले रमेश को ही नुकसान पहुँचाएंगे। मिट्ठू ने एक गहरी सांस ली और फिर अचानक उसने अपनी आवाज बदल ली। अब उसकी आवाज वैसी नहीं थी जैसी वो रमेश से प्यार से बात करते हुए निकालता था, बल्कि वो एक जंगली तेज पक्षी की चीख जैसी थी। मैं जा रहा हूँ मालिक, मिट्ठू जोर से चिल्लाया। तुमने मेरा नमक नहीं रखा। मैं जंगल का प्राणी हूँ और मैं अब आजाद हूँ। रमेश हैरान था। मिट्ठू ने तेजी से पिंजरे के ताले पर अपनी चोंच मारी, जो पहले से ही थोड़ी टूटी हुई थी। ताला चटक कर टूट गया। पिंजरा खुल गया। मिट्ठू ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका घायल पंख उसे जमीन पर खींच लाया। फिर भी वो हिम्मत करके भागा, सीधे बाहर की ओर। गांव वालों की भीड़ ने जैसे ही मिट्ठू को भागते देखा, उन्होंने राहत की सांस ली। चला गया, अपशगुनी चला गया। रमेश की आंखों में दर्द था। उसे लगा कि उसके दोस्त ने आखिरी वक्त में उसे छोड़ दिया। उसका विश्वास पूरी तरह से चूर चूर हो गया। उसी क्षण दरोगा सिंह अपने 2 गुर्गों के साथ दरवाजे पर खड़ा था। उसने मिट्ठू को लंगड़ाते हुए भागते देखा। देखा रमेश, मैंने कहा था ना,
जंगली जानवर वफादारी नहीं जानते, ये सिर्फ मतलब के साथी होते हैं। दरोगा सिंह ने जोर से हंसते हुए कहा। जब गांव वाले शांत हुए तो दरोगा सिंह ने रमेश को सांत्वना दी और उसे कुछ पैसे देने की पेशकश की ताकि वो अपनी फसल का नुकसान भर सके। रमेश ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वो टूटा हुआ था पर भिखारी नहीं। दरोगा सिंह मुस्कुराया और गांव वालों के सामने अच्छा बनने का नाटक करता हुआ चला गया। लेकिन दरोगा सिंह और उसके गुर्गों ने गांव से थोड़ी दूर जंगल में मिट्ठू का पीछा करना शुरू कर दिया था। मिट्ठू जानबूझकर धीरे भाग रहा था। वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि दरोगा सिंह उसे पकड़ ले। वो जानता था कि अगर वो खुद को दांव पर नहीं लगाएगा तो दरोगा सिंह रमेश को तब तक परेशान करता रहेगा जब तक वो टूट नहीं जाता। ये उसकी वफादारी का सबसे बड़ा और अकेला बलिदान था। जंगल के गहरे अंधेरे में दरोगा सिंह के आदमियों ने मिट्ठू को दबोच लिया। वे उसे एक छोटे मजबूत पिंजरे में बंद कर रहे थे जब दरोगा सिंह ने मिट्ठू के पंख पर बने उस सुनहरे निशान को ध्यान से देखा। आखिरकार ये तो वही है। दरोगा सिंह की आवाज में पागलपन भरा लालच था। ये तोता सिर्फ बोलता नहीं, ये नक्शे की चाबी है। मिट्ठू दर्द से तड़प उठा लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। वो जानता था कि अब असली खेल शुरू हो चुका है। उसका रहस्य, उसका सुनहरा निशान और उसकी वफादारी अब एक खतरनाक शिकारी के हाथों में थे। उधर रमेश अपनी झोंपड़ी में अकेला बैठा था। उसे अचानक अपनी पत्नी की पुरानी तस्वीर याद आई जिसे वो रोज देखता था। तस्वीर के कोने पर मिट्ठू ने अपनी चोंच से एक बार मजाक में 2 छोटे हल्के निशान बना दिए थे। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था, रमेश ने उस निशान को ध्यान से देखा। वे निशान किसी पक्षी की शरारत नहीं बल्कि 2 छोटे तीर थे जो जमीन पर बनी एक पुरानी लकीर की ओर इशारा कर रहे थे। रमेश के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। क्या मिट्ठू ने भागने का नाटक नहीं किया था? क्या वो कोई संदेश छोड़ गया था? क्या उसका बलिदान एक चाल थी? रमेश तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसके दिल में एक नई उम्मीद और एक नया सस्पेंस दौड़ रहा था। दरोगा सिंह अपनी जीत पर खुश था। उसने मिट्ठू को कसकर बंद करवा दिया और उसे अपनी हवेली से दूर गांव के पास एक सुनसान पुरानी ईंट भट्टी में ले गया। ये जगह तस्करी के माल को छिपाने का उसका गुप्त ठिकाना थी। मिट्ठू अब एक अंधेरे छोटे लोहे के पिंजरे में बंद था। उसके घायल पंख का दर्द तो था ही, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द रमेश के अविश्वास का था। मिट्ठू जानता था कि रमेश को अब भी लग रहा होगा कि उसने उसे धोखा दिया। ईंट भट्टी में सिर्फ दरोगा सिंह और उसके 2 क्रूर गुर्गे मौजूद थे। दरोगा सिंह ने पिंजरे को जमीन पर रखा और मिट्ठू की आंखों में झांका। कितने साल लगा दिए तुम्हें ढूंढने में? दरोगा सिंह ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारे पंख का ये सुनहरा निशान, ये साधारण नहीं है, ये सदियों पुराने गुप्त खजाने का रास्ता है। दरोगा सिंह ने एक पुराना पीला पड़ चुका नक्शा निकाला जो उसने अपनी गुप्त अलमारी से लिया था। नक्शे पर ठीक उसी जगह पर एक पक्षी का चित्र बना था जहां मिट्ठू के पंख पर सुनहरा निशान था। मिट्ठू को अचानक याद आया कि उसके पूर्वजों ने उसे ये निशान क्यों दिया था। ये निशान सचमुच किसी खजाने का नहीं बल्कि एक प्राचीन गुप्त मार्ग का संकेत था जिसे राज परिवारों ने दुश्मनों से बचने के लिए बनाया था। दरोगा सिंह खजाने के लालच में इस रास्ते को खोलना चाहता था जिसका इस्तेमाल वो तस्करी के लिए कर सकता था। दरोगा सिंह ने पिंजरे के सामने कुछ औजार रखे। वो मिट्ठू को डरा कर उस गुप्त मार्ग का पता उगलवाना चाहता था। इधर गांव में रमेश ने अपनी पत्नी की तस्वीर पर बने उन 2 छोटे निशानों को देखा। वे तीर गांव के पूरब की ओर इशारा कर रहे थे जहां टूटी हुई पुरानी ईंट भट्टी थी। रमेश को याद आया कि बचपन में गांव के बड़े बुजुर्ग उस भट्टी को अपशगुनी बताकर वहां जाने से मना करते थे। रमेश के दिल में उम्मीद और डर दोनों का संचार हुआ। क्या मिट्ठू ने सचमुच ये निशान जानबूझकर बनाए थे? क्या मिट्ठू सच बोल रहा था? अगर हाँ, तो उसे बचाने के लिए जाना ही होगा। रमेश ने अपनी लाठी उठाई और चुपचाप गांव से निकल पड़ा। सस्पेंस और थ्रिलर का माहौल था। रात का सन्नाटा और रमेश के हर कदम पर बढ़ती हुई धड़कन। ईंट भट्टी पर दरोगा सिंह ने मिट्ठू को पिंजरे से बाहर निकाला। उसने मिट्ठू की गर्दन पर एक नुकीली चीज रखी और जोर से दहाड़ा। बोल, कहाँ है वो रास्ता? नहीं तो तेरी जान यही खत्म। मिट्ठू को दर्द हुआ पर उसने आवाज नहीं निकाली। वो जानता था कि चिल्लाने से रमेश तक कोई संदेश नहीं पहुंचेगा। उसने अपनी संवेदनशीलता का प्रयोग किया। उसने अपने पैरों से तेजी से जमीन पर कुछ धूल उड़ाई और अपनी चोंच से एक ही शब्द दोहराया, बार बार एक तेज आवाज में, नमक, नमक, नमक की कीमत। दरोगा सिंह को लगा कि तोता डर के मारे बड़बड़ा रहा है। वो मिट्ठू को वापस पिंजरे में बंद करने लगा। ठीक उसी पल रमेश उस अंधेरी भट्टी के पीछे छुपकर दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसने मिट्ठू की तेज आवाज सुनी, नमक, नमक की कीमत। रमेश का टूटा हुआ विश्वास फिर से जुड़ने लगा। मिट्ठू उसे याद दिला रहा था हमारा वादा। रमेश ने एक बड़ा पत्थर उठाया, लेकिन अचानक उसका पैर एक सूखे पत्ते पर पड़ गया और जोरदार आवाज आई। दरोगा सिंह तुरंत चौकन्ना हो गया।
कौन है वहाँ? रमेश को पता था कि अब छुपने का कोई मतलब नहीं। उसे अब अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद को खतरे में डालना होगा। वफादारी का इम्तिहान शुरू हो चुका था। रमेश बिना डरे ईंट भट्टी के टूटे दरवाजे से अंदर आ गया। उसके हाथ में वही लाठी थी जो उसे वर्षों से सहारा देती थी। दरोगा सिंह। रमेश की आवाज भले ही डरी हुई थी, पर उसमें दृढ़ता थी। मेरे दोस्त को छोड़ दो। दरोगा सिंह रमेश को वहां देखकर जोर से हंसा। उसके दोनों गुर्गे हथियार लेकर रमेश की ओर बढ़े। अरे रमेश, तुम यहाँ? क्या अपने इस अपशगुनी पक्षी के लिए जान गंवाने आए हो? दरोगा सिंह ने मजाक उड़ाया। तुमने तो इसे गांव वालों के कहने पर निकाल दिया था और अब वफादारी दिखाने आए हो? रमेश ने मिट्ठू की ओर देखा, जो पिंजरे में आंखें फाड़े उसे देख रहा था। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि मिट्ठू निर्दोष है। मैंने इसे नहीं निकाला था दरोगा सिंह, रमेश ने गुस्से से कहा। तुमने गांव वालों को भड़काया और मेरी फसल बर्बाद की ताकि मैं इसे बाहर फेंक दूं। तुमने मेरी दोस्ती की कीमत लगाई थी, लेकिन ये वफादारी तेरे पैसों से कहीं ज्यादा है। मिट्ठू अपनी पूरी ताकत से पिंजरे के अंदर चिल्लाया। मालिक, इसके पास नक्शा है, ये शिकारी है। दरोगा सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बंद करो इसकी बकवास, उसने एक गुर्गे से कहा। इसे यहीं खत्म कर दो ताकि ये कभी किसी को कुछ न बता पाए। गुर्गा पिंजरे की ओर बढ़ा। ये देखकर रमेश ने अपनी लाठी उठाई और पूरी ताकत से गुर्गे के हाथ पर मार दी। औजार जमीन पर गिर गया। एक्शन और थ्रिलर। भट्टी के अंदर अंधेरे और धुएं के बीच लड़ाई शुरू हो गई। रमेश अकेला था, लेकिन अपने दोस्त को बचाने की आग उसके अंदर जल रही थी। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसे अपनी पत्नी का चेहरा याद आया, जिसने उसे हमेशा निडर रहने को कहा था। उसने एक गुर्गे को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन दरोगा सिंह ताकतवर और क्रूर था। उसने रमेश को धक्का दिया। रमेश जमीन पर गिर पड़ा। दरोगा सिंह ने एक नुकीला औजार उठाया और रमेश की ओर लपका। पिंजरे के अंदर बंद मिट्ठू अपनी मौत सामने देखकर भी नहीं घबराया। उसने एक आखिरी दांव खेला। उसने अपनी आवाज को और तेज किया और चिल्लाने लगा, नमक की कीमत, नमक की कीमत। दरोगा सिंह, तू नमक हराम है। मिट्ठू ने अपनी आवाज को इतना ऊंचा किया कि वो भट्टी की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, ये एक भयानक चेतावनी थी। ठीक उसी समय गांव का नया पुलिस अधिकारी, जिसे रमेश ने गांव में दरोगा सिंह की बढ़ती ताकत के बारे में बताने की कोशिश की थी, अपनी टीम के साथ भट्टी के बाहर पहुंचा। उसने मिट्ठू की तेज इंसानी आवाज सुनी और फिर लड़ाई की आवाज भी सुनी। पुलिस ने तुरंत दरवाजा तोड़ा। अंदर का मंजर देखकर सब दंग रह गए। रमेश जमीन पर था और दरोगा सिंह उस पर हमला करने वाला था। पुलिस को देखते ही दरोगा सिंह भागने लगा। मिट्ठू ने मौका देखा। घायल होने के बावजूद वो पिंजरे से बाहर निकला और अपनी चोंच से दरोगा सिंह के हाथ में पकड़े नक्शे को झपट लिया। ये रहा सबूत, मिट्ठू चिल्लाया। पुलिस ने दरोगा सिंह और उसके गुर्गों को तुरंत पकड़ लिया। नक्शे को देखकर उन्हें समझ आ गया कि दरोगा सिंह वन्य जीवों की तस्करी और गुप्त मार्गों को खोलने के लिए इस दुर्लभ पक्षी को फंसाना चाहता था। रमेश भागकर मिट्ठू के पास गया। उसका दोस्त हाँफ रहा था, पर उसकी आंखों में पहली बार राहत और सच्चा प्यार था। तुमने मुझ पर विश्वास किया मालिक, मिट्ठू फुसफुसाया। रमेश ने मिट्ठू को कसकर अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ